आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक नए तरह का PQRS देखेंगे जिसमें फिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। देखो, फिक्स्ड सेंटेंसेस वाला एक हमने देख लिया जहां पे S1 और S6 हमारा फिक्स रहता है, यानी PQRS बीच में कहीं है, उनको एडजस्ट करना होता है। तो उसमें चार हमारे पास PQRS है, चारों हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं सेंटेंस पैराग्राफ बनाने के लिए। अब बात आती है नए तरीके, इसमें S1 और S4 फिक्स रहता है और आपको ऑप्शन दिए रहते हैं PQRS। इसमें आपको PQRS में से दो चूज करने होते हैं, यानी S2 और S3 निकालना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कुछ कुछ पैमानों में डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ पैमानों में थोड़ा ईजी भी हो जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया है। बट अप्रोच हमारी समवट सिमिलर हो जाती है, बट प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। देखो समझो, अगर स्टेप्स और अप्रोचेस की बात करें तो डिटेल में पैराजंबल वाले सारे जो बेसिक अप्रोचेस हैं उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। पहला पैराजंबल वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट पे, वहां जाके देख लेना, इसके बारे में बात किया हुआ है। ठीक है। जब हमारी S1 और S4 वाले क्वेश्चन की बात आती है जहां पे केवल दो ऑप्शन चूज करना है, तो वहां एलिमिनेशन और सेंटेंस लिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग तो है ही अपने पास, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन वर्ड, नाउन प्रोनाउन, रेफरेंसेस का भी थोड़ा वो काम आएगा। इनफैक्ट रेफरेंसेस का ज्यादा काम आता है। मेन एलिमिनेशन का काम क्यों आता है? क्योंकि अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से पता करना है, चूज करना है वहां से कि क्या S2 ये हो सकता है। जैसे मान लो कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब A में लिखा है, B में लिखा है, C में लिखा है, D में लिखा है, तरह तरह के ऑप्शन है। यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है Q, यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है R। तो R हमारा S2 होने के ज्यादा चांसेस है, और वही यहाँ पे लिखा है आपको Q, P, S, तो सेकंड सेंटेंस हमारा S होने का ज्यादा चांस है। ऑप्शन दोनों सेम हो गया है, इग्नोर करो उस बात को। बट समझो यहाँ पे अब आपको S2 भी अलग से ढूंढना है, ऑप्शन क्या कह रहा है, S3 भी ऑप्शन क्या कह रहा है, वहां से ढूंढना है, और फिर उसका लिंक बैठाते हुए आगे चलना है। पहली चीज। दूसरी चीज देखो, जब आप पकड़ते हो सेंटेंस को तो S1 और S4, अब बीच में जो S2 और S3 आ रहा है, इसका इसका लिंक अक्सर बन रहा होगा, और S3 और S4 का लिंक बन रहा होगा ज्यादातर केसेस में, क्योंकि इसी तरह से पैराग्राफ फॉर्म ही किया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फिर भी नहीं होता है, तो अगर इन दोनों का ही लिंक हमें डायरेक्ट मिल जाए, S2 और S3 का, तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है, हम खट से आंसर मार के फट से आगे निकल जाते हैं। तो देखते हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझे दिया था, मैं उसको बहुत थैंकफुल हूँ, जो हमने कंपाइल किए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, मुझे मेहनत को बहुत बचा लिया है उसने, और आपके लिए जल्दी प्रेजेंटेशन ये तैयार करवा दी है, जैसे कि आप तक इसका कंटेंट पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी विद द कंटेंट। कंटेंट का सोर्स मुझे नहीं पता है, तो आप कमेंट में लिखने मन लग जाना है कि ये कहां से कंटेंट आया है, क्या पता स्ट्राइक चैनल में मार दे, ठीक है। तो लोड मत लेना उस चीज का। चलो देखते हैं अपना पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, QSRP, यानी कि हमारा S2 जो है, Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है, R भी हो सकता है, P भी हो सकता है। फिर यहाँ RPSS, यहाँ पे सेकंड वाले में यानी S3 में थोड़ा सा हिंट है, तो हम पहले S1 को पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्सन हु फील्स लाइक दे आर ट्रीटेड एज सेकंड बेस्ट की तरह जो ट्रीट किया था, उस पर्सन को ऐसे जो फील होता है, द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी प्रोफाउंड, बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस चीज के, अगर किसी इंसान को ये लगे कि उसको दूसरा समझा जा रहा है, पहला नहीं समझा जा रहा है। There may also be a knock-on effect on emotional well-being that causes other more direct problems. इसकी वजह से कुछ अदर इमोशनल वेलबींग पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि ज्यादा इनडायरेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये हमारा क्लोजिंग सेंटेंस है। तो देखो, S2 के ऑप्शन क्या है, ये S3 के ऑप्शन क्या है, ये तो पहले S2 के पास जाएंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है, S2 के पास जाते हैं, P को पढ़ना शुरू करते हैं। इन माई फैमिली वी हैड नेवर ब्रोच्ड द सब्जेक्ट ऑफ फेवरेटिज्म आइदर। इसको हमने पढ़ा, इसको हमें क्या देखा, हमें लिखा मिला आइदर। ये क्या है, ये भी ट्रांजिशन वर्ड हो गया या फिर रेफरेंस हो गया एक। अब जब आइदर लिखा है, तो आइदर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी फैमिली में हमने फेवरेटिज्म कभी कोई सब्जेक्ट कभी चूज नहीं किया, और आइदर आता है भी, अपनी फैमिली में भी। अब जब भी आ गया, तो क्या किसी और फैमिली के बारे में बात हुई है हमारे S1 में? जब नहीं हुई है, तो इसको लिंक में आप नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं आ रहा है। क्लियर कट कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो, हमेशा कोई ना कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। क्यू के पास जाते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट फ्रॉम एन अर्ली एज चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सच एज पेरेंट्स शोइंग मोर वार्मथ टू वन सिबलिंग दैन अनदर। समझना देखो बात को, कह रहा है यहाँ पे पर्सन की बात कर रही है जिसको ट्रीट किया जा रहा है सेकंड बेस्ट, यानी कि एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि भाई हम तुमको बेस्ट ट्रीट कर रहे हैं, हम दूसरे वाले को सेकंड बेस्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट हो तो हमारे लिए सेकंड हो। तो डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है।
ठीक है, अब बात करी जा रही है कि चिल्ड्रन को इसमें लेके आया जा रहा है, कह रहा है कि चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स सच एज पेरेंट्स शोइंग मोर वार्मथ टू वन सिबलिंग देन अदर, यानी किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार मिल रहा है दूसरे बच्चे से, ये चीज बच्चे समझ जाते हैं। तो इसको मैं होल्ड पे रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे S1 से लिंक मिल रहा है। फिर सच परसीव्ड पेरेंटल फेवरेटिज्म हैज बीन एसोसिएटेड विथ लो सेल्फ एस्टीम इन चिल्ड्रन as well as childhood anxiety, depression and behavioral problems including risky behavior। अब कह रहा है सच परसीव्ड फेवरेटिज्म। सच परसीव्ड फेवरेटिज्म क्या है, ये क्या है, ये भी ट्रांजिशन आया ना, सच कैसा, ऐसा फेवरेटिज्म, कैसा फेवरेटिज्म, तो यहाँ क्यू में बात हुई है। देखो जो मुझे समझ में आ रहा है क्यू में बात हुई है, उसी के आगे आर की बात कर रहा है, तो मैं इसको होल्ड पे रखना चाहूंगा और मैं क्यू और आर को साथ में लेके चलना चाहूंगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, in Kramer's view they may not do so intentionally and are likely not even aware they are। अब कह रहा है they may not do so, they what they whom की बात हो रही है, भाई कौन है दे यहाँ पे, यह वो चीज वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स के लिए कह रहा है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, क्या बच्चों के लिए कह रहा है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। तो अभी किसी करने की अगर बात हुई है तो केवल चिल्ड्रन के कुछ करने की बात नहीं हुई है यहाँ पे, यहाँ पेरेंट्स की करने की बात हुई है जो कि है फेवरेटिज्म। तो एस को अगर हम ये मान के चलें कि अगर हमें कुछ लिंक मिल जाए बाकी सेंटेंस से तो हम इसको बैठा पाएंगे। अब देखो ऑप्शन में क्या है, क्यू है, एस है, आर है, पी है। तो क्यू आर देखो यहाँ पे साथ में आ रहा है, तो मुझे एक अच्छी हिंट मिल रही है क्योंकि मैंने कहा क्यू और आर को मैं साथ में लेके चलूंगा, अच्छी हिंट है। एस और पी, अगर हम पहले एस मान लें, पर्सन जो फील करता है सेकंड बेस्ट है, और क्रेमर को फील हो रहा है कि दे डू सो इंटेंशनली। अब जो दे जो आ रहा है, को यहाँ पे दे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी है कि कौन कर रहा है ट्रीटमेंट, तो हम एस को अपना ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, तो इसको मैं हटा दूंगा यहां से। ठीक है, फिर आया आर, सच परसीव्ड पेरेंटल फेवरेटिज्म। हमने इतना लिंक निकाल लिया है कि क्यू के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर इंडिपेंडेंटली शुरू हो रहा है और S1 के बाद आ रहा है, तो ये लिंक यहां नहीं बैठा पा रहा, तो मैं इस ऑप्शन को भी हटा दूंगा। फिर बचता है पी और एस। पी पढ़ा इन माई फैमिली, तो मैंने पी को ही हटा दिया जब यहाँ पे, तो मैं इसको भी नहीं पकड़ूंगा, तो हमारा क्यू और आर ऑप्शन निकल के सामने आ जाता है। अगर कोई मन में डाउट बच जाता है तो अपना S1, S2, S3, S4 एक बार पढ़ के देखो लॉजिकल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तब फिर ब्रेक ले लो, मार्क फॉर रिव्यू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, बाद में आना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माई मोस्ट मेमोरेबल थ्रिलिंग एडवेंचर टुक प्लेस लास्ट समर व्हेन आई डिसाइडेड टू गो वाइट वाटर राफ्टिंग ऑन द कोलोराडो रिवर। मेरी सबसे मेमोरेबल थ्रिलिंग एडवेंचर जो मैंने किया है वो है पिछले गर्मी में, जब मैं वाइट वाटर राफ्टिंग है जो ऋषिकेश में नहीं होती है, राफ्टिंग करते हैं, उसी को वाइट वाटर राफ्टिंग कहते हैं। द वाटर लुक्ड फास्ट एंड फ्यूरियस एंड आई कुडंट हेल्प बट वंडर व्हाट आई हैड गॉटन माई सेल्फ इनटू। पानी जो है बड़ा फास्ट और फ्यूरियस लग रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था ये सोचने से कि मैं अपने आप को कहाँ पे ले आया हूं। ठीक है, ये S4 हो गया हमारा। अब ऑप्शन क्या है, पी आर एस क्यू यानी पी क्यू आर एस, फिर यहाँ क्या है पी आर क्यू यानी पी क्यू आर एस। कोई हिंट नहीं है कि हमें क्या है, तो ठीक है, जब हिंट नहीं है तो हम पी क्यू आर एस में ही एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। अपने बात क्या है इसमें, द कलर्स ऑफ द लैंडस्केप वर वाइब्रेंट एंड आई फेल्ट अ सेंस ऑफ पीस वॉश ओवर मी। अच्छा, कोई लैंडस्केप की बात हो रही है, लैंडस्केप माने कोई सीनरी की बात हो रही है, तो वहां के जो कलर्स थे वो वाइब्रेंट थे और मुझे बड़ा शांति महसूस हुई। थोड़ा सा पैसेज के टोन से डिफरेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो मैंने किया थ्रिलिंग एडवेंचर और मुझे बड़ी शांति महसूस होने लग गई उसको देख के। अरे भाई जब वाइट वाटर राफ्टिंग है तो वहां पे एडवेंचर होगा ना, आपको एक्साइटमेंट होगा, तो ये पीस शांति वाली बात कहाँ से आ गई। तो मैं इसको ठीक है पढ़ लिया है, रख लिया है, एकदम काट भी नहीं रहा हूं क्योंकि भाई हो सकता है आगे निकल आए, बट मेरे हिसाब से बहुत मेजर इसको हमें वजूद नहीं देना चाहिए। क्यों, क्या कह रहा है, आई हैड ऑलवेज बीन ड्रॉन टू वाटर स्पोर्ट्स बट हैड नेवर ट्राइड एनीथिंग क्वाइट सो एक्सट्रीम बिफोर। मैं हमेशा से वाटर स्पोर्ट की तरफ काफी आकर्षित रहा, बट कभी मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। अच्छा, कैसा, वाइट वाटर राफ्टिंग जैसा। तो क्या क्यू S1 के बाद आ सकता है, हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दिया गया, बताया गया व्हाइट वाटर राफ्टिंग के बारे में, बड़ा ही थ्रिलिंग एडवेंचर है, और फिर मैंने बताया कि मैंने काफी इंटरेस्टेड था वाटर स्पोर्ट में बट कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, तो बिल्कुल लॉजिकल फ्लो बन रहा है। हम क्यू यहाँ पे आ रहा है, क्यू यहाँ पे आ रहा है, इसको हम पकड़ के रखते हैं। एज वी पुल्ड अप टू द रिवर आई फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्व्स। मुझे एक्साइटमेंट हुई और नर्व्स हुए,
मतलब थोड़ी घबराहट भी हुई। अब ये देखो, यहाँ पे थ्रिलिंग था, यहाँ एक्साइटमेंट है, नर्व्स है, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल होल्ड कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यू जो है, क्यू और आर जो है, क्यू के बाद ही आर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स को, सॉरी व्हाइट वाटर राफ्टिंग को, एडवेंचर स्पोर्ट को। फिर मैंने बताया कि मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, बट अब मौका मिला है तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद हम करीब पहुंचने लगे नदी के और मुझे एक्साइटमेंट और नर्वसनेस होने लगी। तो फिर ये एक लॉजिकल फ्लो वाला है। इंट्रोडक्शन आया, थोड़ा और डिटेल दिया, फिर नया थॉट दिया, फिर आया देखो, आई कुडंट बिलीव दैट आई वाज एक्चुअली गोइंग टू जंप आउट ऑफ प्लेन एट 10,000 फीट इन द एयर। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान से कूदने वाला हूँ। अब ये बताओ, व्हाइट वाटर राफ्टिंग तो पानी पे कर रहे हो ना, राफ्टिंग राफ्ट है यानी नाव है हवा भरी हुई। अब उसमें आसमान से तो कूद के आओगे नहीं, ठीक है? अब आसमान से कूद के आओगे और राफ्टिंग में, तो वो ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा कि पहली और आखिरी बार ही कर पाओगे और जिंदगी में उसके बाद दोबारा कोई एडवेंचर स्पोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये तो एकदम इलॉजिकल है। हम यहाँ लॉजिकल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, इलॉजिकल है। तो मैंने ये और ये ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिया, एस तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ये वाला जो है थोड़ा सा टोन इसमें अलग जा रहा है, तो क्यू और आर जो है, ये दोनों हमें टोन भी मैच कर रहा है और क्यू के बाद ही आर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम पी क्यू हटा देंगे, क्यू और आर हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हिंट देखो क्या मिल रहा है, एस को हमने नेगेट कर दिया तो हमारा बी चला गया, सी चला गया। अब देखो इसमें पी क्यू यहाँ है, क्यू आर यहाँ पे है, क्यू के बाद आर आ रहा है। आर जो है कि नदी के बारे में बात करी जा रही है, हमने ओपनिंग सेंटेंस में कोलोराडो रिवर के बारे में बात करी है, यानी रिवर का इंट्रोडक्शन हमें कहाँ मिल गया, S1 में कोलोराडो रिवर। तो यानी हमें आर को यूज तो करना है, तो यानी पी और क्यू यहाँ पे हमको नेगेट करना पड़ जाएगा, रिमूव करना पड़ जाएगा, एलिमिनेट करना पड़ जाएगा। तो वैसे भी हमारा एक ही ऑप्शन बचता है और हम इसको मार्क करके कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। 100% में बता रहा हूं, इस तरह से आप सही कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Dhruv touched a low when a Dhruv in the Indian Navy's newly acquired fleet of ALH Mark III MRs was in the news on March 8, 2023. ये ओपनिंग है। The 3-member crew managed to carry out an unplanned ditching, a forced or precautionary landing on water. Ditching के बारे में बताया कि क्या होता है unplanned ditching. Exited the craft and were recovered safely. कह रहा है कि चेकर्ड हिस्ट्री थी, यानी कि ऐसी हिस्ट्री जहां पे अच्छी और बुरी चीजें दोनों हुई, यानी ब्लैक एंड व्हाइट पूरा। तो ALH ध्रुव के बारे में हो रहा है कि एक नया लो आ गया, मतलब काफी खराब हिस्ट्री रही, एक और लो आ गया कि जो न्यूली एक्वायर्ड फ्लीट है इस जो भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की, वो फिर से न्यूज में आ गई और कहा कि जो 3 मेंबर क्रू है उसको वहां से भागना पड़ा और उनको रिकवर किया गया सेफली उस ध्रुव से, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से। अब ऑप्शन में क्या है, पी क्यू, जो S2 है वो P या Q में से है और जो S3 है QRS में से है, यानी P या Q में से हमारा कौन सा है, S2, और QRS में से कौन सा है हमारा, S3। इतना क्लियर है। तो S2 के लिए कौन कौन सा पढ़ेंगे हम, केवल P और Q पढ़ेंगे। द इल-फेटेड हेलीकॉप्टर वॉज एंगेज्ड इन अ ट्रेनिंग फ्लाइट व्हेन द इंसिडेंट अगर्ड। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर है जिसका फेट कुछ अच्छा नहीं रहा था, वो ट्रेनिंग फ्लाइट में था जब इंसिडेंट अकर हुआ। गुड, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पकड़ के चल सकते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ है, हम समझ रहे हैं। कौन सा इंसिडेंट हुआ है अभी ये नहीं पता है, तो द इंसिडेंट की बात है। क्यों क्या कह रहा है, द मैरिटाइम रोल MR हेलीकॉप्टर विच वॉज ऑन अ रूटीन फ्लाइट, गुड, रिपोर्टेडली एक्सपीरियंस्ड अ सडन लॉस ऑफ पावर एंड रैपिड लॉस ऑफ हाइट। तो ये जो MR हेलीकॉप्टर था जो कि रूटीन फ्लाइट चल रही थी, नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए हो रहा था, रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट कहती है कि उसने एक्सपीरियंस किया एकदम अचानक से पावर में लॉस हो गया और हाइट उसकी नीचे आ गई, ऊंचाई से नीचे आने लग गया वो हेलीकॉप्टर। तो इंसिडेंट जो हमने यहाँ मेंशन किया था, द इंसिडेंट, वो ये द इंसिडेंट है, यानी क्यू पहले आएगा, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद ही पी आएगा, अगर आएगा तो लिंक तो मिल गया है, अगर आएगा तो उसके बाद ही आएगा, तो यानी क्यू हमारा ओपनिंग हो गया, ओपनिंग एज एन S2 हो गया, तो यानी A हटा देंगे हम और C हटा देंगे हम, तो यानी Q के बाद या तो R आएगा, Q के बाद या तो S आएगा, ठीक है। अब मैच करते हैं, देखो हमें P और Q में लिंक मिला था, Q के बाद P, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से Q के बाद या तो R आएगा, Q के बाद या तो S आएगा। ये है क्लोज टू द कोस्ट ऑफ मुंबई इन द फोरनून। अच्छा, और S कह रहा है रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 3 मेंबर्स लाइफ, मीडिया रिपोर्ट सेट। अभी मैं R और S में बहुत बढ़िया वाला कंफ्यूज होने वाला था, मुझे लगा यार इसको बैठाऊंगा कहाँ पे, बट तभी S मिल गया और S में एग्जामिनर ने दे दी मुझे हिंट। हिंट क्या दी,
लॉस ऑफ 3 क्रू मेंबर्स लाइफ, और यहाँ फोर्थ सेंटेंस में क्या था, रिकवर्ड सेफली। जब रिकवर सेफली हो गए सारे क्रू मेंबर तो किसी की जान जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो एस को नेगेट कर दो। जब एस नेगेट हो गया तो हमारा डी ऑप्शन नेगेट हो गया, तो हमारा बी बचता है जो कि है क्यू और आर, यानी क्यू आएगा फिर आर आएगा। जबकि पी में बहुत बढ़िया हिंट मिला था हमको, उसके बाद हम बात उसकी कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। ये वाला हमारा बी ऑप्शन हो गया, डन। नेक्स्ट देखते हैं। द मेन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर इनिशियल मिंगलिंग एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन फिल्ड द रूम। तो जो आदमी और औरत थे वहां पे, मेन एंड वुमेन थे, उन्होंने अपनी जगह ले ली, अपनी प्लेसेस ले ली आफ्टर इनिशियल मिंगलिंग, यानी कि पहले आए, एक दूसरे से बातचीत किया, ठीक है, हल्का फुल्का हालचाल लिया, मिंगल किया, और फिर उसके बाद अपनी अपनी जगह बैठ गए, और उसके बाद इमीडिएटली एक सर्ज है, बढ़ोतरी आ गई कॉन्वर्सेशन में रूम के अंदर, मतलब सब लोग बतियाने लगे एक दूसरे से। आखिरी क्या कह रहा है, 1 or 2 ऑफ देम वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशंस। एक दो लेडीज ऐसी भी थी जिनको ऊपर नीचे करना पड़ रहा था सोफा कुशन में, ठीक है, कुछ दिक्कत आ रही होगी उनको। क्या दिक्कत आएगी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत बताया हो। ऑप्शन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस, ऑप्शन पी क्यू आर एस। कोई हिंट नहीं दे रहा है ऑप्शन, हिंट बस इतना दे रहा है कि मान लो आपने पी पकड़ लिया तो उसके बाद आर आएगा, आर पकड़ लिया उसके बाद क्यू आएगा, तो उस तरह ढूंढना पड़ेगा आपको। चलो पी क्या कह रहा है, द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। दो पार्टी जो थी मेन एंड वुमेन की, उनको आगे झुकना पड़ा और उनकी जो एल्बोज थी उनकी नीज पे थी, ठीक है। कोई लिंक नहीं मिल रहा मुझे कि S1 के बाद ही ये आना चाहिए, उनको लीन फॉरवर्ड करने का कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो कोई लॉजिकल फ्लो नहीं बन रहा है, तो मैं क्यू को पढ़ लूंगा। एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली क्लचिंग देयर ड्रिंक्स एंड वॉकिंग हियर एंड देयर। शुरुआत में उन्होंने मिंगल किया ऑकवर्डली, अपनी ड्रिंक को क्लच करके, यानी ग्लास को अच्छे से पकड़ के, और इधर उधर चलते हुए। जो मुझे समझ में आ रहा है कि द मैन एंड वुमेन ने टुक देयर प्लेसेस, वो बैठ गए जाके, ठीक है, आफ्टर इनिशियल मिंगलिंग, यानी बैठ भी गए जाके और मिंगलिंग भी हो गई उनकी इनिशियल। उसके बाद जो मैं देख पा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, उन्होंने स्टार्टिंग में ऑकवर्डली मिंगल किया, बट यहाँ क्या कह रहा है, आफ्टर इनिशियल मिंगलिंग। फिर कह रहा है वॉकिंग हियर एंड देयर, यहाँ तो कह रहा है वो अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ गए। देखो टेक योर प्लेस मतलब होता है आप एक जगह जाके या तो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, बट अब मूवमेंट रोक दो वहां पे। जैसे मान लो एग्जाम में आप टेक योर प्लेस कह दिया गया तो एग्जामिनेशन सीट पे जाके बैठ गए, ठीक है। जैसे मार्चिंग होती है तो आप टेक योर प्लेस कहा जाता है, तो आप मार्चिंग स्क्वाड रेडी करके वहां रेडी हो जाते हो एकदम, तो टेक योर प्लेस मतलब जगह ले लो भाई, अब काम चालू करना है। तो यहाँ पे वॉकिंग हियर एंड देयर नहीं होना चाहिए। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या कह रहा है कि ये क्यू जो है S1 के पहले आता तो ज्यादा लॉजिकल फ्लो बनाता, कि भाई देखो पहले ऑकवर्डली मिंगल किया, इधर उधर टहले, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली और फिर कॉन्वर्सेशन होने लग गई। तो क्यू पहले आता S1 के, तो इसलिए हमको इसको नेगेट करना पड़ेगा, तो क्यू वाले ऑप्शन तो मैं हटा दूंगा। बचते हैं दो ऑप्शन, यानी एस या तो सेकंड है या तो पी सेकंड है, ठीक है, और पी या तो थर्ड है या तो आर थर्ड है। पढ़ लेते हैं। सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कॉन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, ठीक है। आर देखो क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि कुछ लोगों ने आखिरी में वॉशरूम यूज करना वॉशरूम गए कॉन्वर्सेशन शुरू होने के पहले। यहां पे तो कॉन्वर्सेशन भर चुकी है ना कमरे में, उसके बाद ये बात कैसे कह रहे हो कि सेवरल पीपल लास्ट मिनट डैश बाथरूम, ये सब बात बता रहे हो। तो ठीक है, एकदम 100% नेगेट नहीं करूंगा, बट इसको पकड़ के चलता हूं। मेंस चेयर वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेस, जो आदमियों की चेयर थी वो औरतों के काउच से काफी दूर था, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, मेन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पहुंच गए। फिर यहाँ कह रहा है आदमियों की जो चेयर थी थोड़ी दूर थी औरतों की काउचेस से। तो एस एक अच्छा हमारा सेंटेंस है, हम इसको कर सकते हैं। अब पी को पढ़ो। सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन द नीज। अब ये देखो, क्योंकि इन दोनों की चेयर जो थी वो दूर थी, तो क्या हुआ, पार्टीज जो थी दोनों यानी मेन एंड वुमेन, उनको आगे झुक के बात करना पड़ा, ऐसे अपनी एल्बो पे, अपनी एल्बो को अपने नीज पे रख के। तो एस के बाद पी एक सिंक बन रहा है कि ऑप्शन है, ऑप्शन तो है। एक काम करो, पी के बाद आर भी पढ़ लो, लेकिन पी पहले आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई रीजन नहीं मिला है पी का, जो मैंने बताया पहले कि क्यों उनको आगे झुकना पड़ा। तो रीजन तो हमें यहाँ मिल रहा है ना कि देखो कॉज ऐसा हुआ जिसका इफेक्ट ऐसा हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, रीजनिंग भी आ गई। तो ऑप्शन तो अपना केवल यही है, सी, पी और आर हमारा नहीं बैठेगा लॉजिकली भी। और क्योंकि आगे झुक के बैठे थे तो उसकी वजह से लेडीजों को दिक्कत हो रही थी, दे वर बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशंस। वेरी लॉजिकली सॉल्व्ड, वेरी गुड क्वेश्चन।
एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करने का पोटेंशियल रखता है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको मजा आया होगा। अब चलो ये वाला देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ऑप्शन बाबू जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि या तो पी होगा या तो क्यू होगा। 75% चांस है कि पी हमारा S2 है और क्यू आर एस हमारा 3 है। चलो ठीक है, क्यू आर एस को देखते हैं। पहले हम बताते हैं किसके पास, पी के पास। पहले S1 के पास जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्राइस फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर एंड फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हैज बीन पार्ट ऑफ एवरी कंट्रीज रेसिपी फॉर बूस्टिंग जीडीपी ग्रोथ। कह रहा है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई प्राइस नहीं लगाया गया है तो देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम उनका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। भैया जीडीपी में कुछ भी करना है, चलो खट से उसका इस्तेमाल करना शुरू करो, और क्योंकि उसके दाम तो है नहीं, जहां मन गए वहां से पेड़ काट लिए, जहां से मन गए वहां से हवा इस्तेमाल कर ली। तो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, आखिरी सेंटेंस है, कह रहा है इंडिया कैन टेक द लीड एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 दिस ईयर इन कार्बन प्राइसिंग। अच्छा, कार्बन प्राइसिंग की बात हो रही है। विच विल ओपन अनएक्सपेक्टेड एवेन्यूज ऑफ डीकार्बनाइजेशन। कह रहा है कि अभी जो G20 आने वाला है इस साल, उसमें कार्बन प्राइसिंग में इंडिया लीड ले सकता है डीकार्बनाइजेशन के लिए। तो ये क्लोजिंग सेंटेंस है, इसको बस ध्यान में रखना। हमें पूरी हिंट मिल चुकी है कि पी हमारा सेकंड है, तो पढ़ते हैं। बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अप्रोच हैज बीन द रिलेंटलेस एमिशन ऑफ कार्बन कॉजिंग रन अवे क्लाइमेट चेंज। इस अप्रोच का, कौन सी अप्रोच का, कि हमें जीडीपी बढ़ानी है तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को तड़ातड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब इस कॉन्सिक्वेंस यानी इस अप्रोच का क्या कॉन्सिक्वेंस है, रिलेंटलेस एमिशन ऑफ कार्बन कॉजिंग रन अवे क्लाइमेट चेंज, यानी बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यानी S1 के बाद P आ रहा है, मेरे हिसाब से तो S1 के बाद P 100% आएगा। कंफ्यूजन है क्यों पढ़, इट इज टाइम स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ G20 टू अग्री ऑन वैल्यूइंग नेचर इंक्लूडिंग बाय प्राइसिंग कार्बन एफ्लुएंट्स। अच्छा, ये देखो कह रहा है कि अब समय आ गया है कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं G20 में, वो नेचर को वैल्यू करें और उसमें क्या एक प्रोसेस ऐड करें कि वो कार्बन एफ्लुएंट्स को प्राइस करें। मतलब जो भी आप कार्बन रिलीज कर रहे हो, उसमें जो भी कार्बन इस्तेमाल कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, उसका एक प्राइस लगाने की कुछ बात हो रही है कि भाई देखो, कुछ भी आप नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करते हो, कार्बन रिलीज होता है उसमें। ठीक है, जब मैंने S4 पढ़ा था तो मुझे यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग दिखाई दिया था। जब मैंने Q पढ़ा तो मुझे क्या लिखा, प्राइसिंग कार्बन दिखाई दिया। यानी कार्बन प्राइसिंग, प्राइसिंग कार्बन तो एक ही चीज है, बस कहने की बात अलग है। वहां पे कुछ और कन्वे कर रहा है, यहाँ कुछ और कन्वे कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। तो Q के बाद S4 आ सकता है, तो यानी P के बाद Q आ सकता है, Q के बाद S4 आ सकता है, S1। ये एक हमारा है जो कि हमारा A ऑप्शन आता है, मैं इसको होल्ड पे रखूंगा। आर क्या कह रहा है, बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई लेना देना नहीं लग रहा है मुझको। ठीक है, इन रिसेंट ईयर इंडिया जो है वो 5वीं बिगेस्ट क्या हो गई, इकोनॉमी हो गई। कोई सिंक नहीं बैठ रहा ना। देखो, आर से शुरू तो होगा नहीं, पी के बाद आर। पी कह रहा है कि भाई देखो हमें कार्बन प्राइसिंग करना है, और आर कह रहा है कि इन सालों में इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो बात एकदम बेसिर पैर की है, तो ये हम नहीं होल्ड करके चलेंगे। देखो सीधी सी बात। अनसरप्राइजिंगली इंडिया, अ पुअर डेवलपिंग कंट्री, डिस्पाइट नॉट सो इंप्रेसिव ग्रोथ ऑफ अबाउट 7% in current dollars during 1322, moved past these 4 countries to become the 5th largest। कौन सी 4 कंट्रीज की बात हो रही, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा अभी तक। तो यानी ये भी हम बात नहीं करेंगे। कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जामिनर की आर और एस को सिंक बैठा दे। अगर आर और एस सेम है तो या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, या 4 कंट्रीज को सरपास कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, ठीक है, जो भी बात हो रही है, तो आर और एस में सिंक होना चाहिए, लिंक बैठना चाहिए, आर और एस साथ में आने चाहिए। तो क्या ऑप्शन में है आर और एस साथ में आने के लिए? जब है ही नहीं तो भैया अपना केवल एक ही ऑप्शन बचता है, पी और क्यू। पी और क्यू मार्क करो, बस आगे बढ़ जाओ। इतना सा केवल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अखबार का आर्टिकल से लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आर्टिकल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, पी 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 क्यू, यानी S2 का काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि पी होगा, और फिर क्यू आर एस। इसका भी देखो एकदम सिमिलर ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है फिलहाल। तो पहले पढ़ लेते हैं। द वर्ड हॉलीडे विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट मेंट अ हॉलीडे गॉट एसोसिएटेड विद टाइम ऑफ वर्क फॉर स्टडी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। देखो फंडा क्या कह रहा है, ये फंडा ये बता रहा है मोटा मोटा कि जो हॉलीडे नाम का वर्ड है ओल्ड इंग्लिश से आया है, जिसका मतलब था होली डे, यानी कि एक धर्म से रिलेटेड कोई डे है,
जिसको समय के साथ एसोसिएट किस चीज से कर दिया गया, छुट्टी से एसोसिएट कर दिया गया, ठीक है। फिर S4 में क्या कह रहा है, इट हैज अ चार्म ऑफ इट्स ओन टू वन ऑल, हर किसी के लिए ये बड़ा एक चार्मिंग चीज हो जाती है। द चाइल्ड इन द प्राइमरी क्लास, द टीनेजर एट स्कूल और कॉलेज, द क्विल ड्राइवर इन पब्लिक, द मैन ऑफ ब्रॉन, द मैकेनिक हू टर्न्स द लाथ, ऑल वेलकम अ हॉलिडे विद द सेम स्पिरिट जॉय। कह रहा है हर किसी के लिए एक अलग चार्म है इसका। अब वो चाइल्ड हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, अलग अलग बताया है। और कहा है कि सभी जो है सेम उल्लास के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। तो ये हमारा S4 है। अब 4 सेंटेंस हैं, मैक्सिमम चांस क्या है हमारा, P जो है S2 होगा। द पॉपुलर ग्रीटिंग्स हैप्पी हॉलीडेज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स सीम टू स्टेम फ्रॉम द आइडिया दैट हॉलीडे एंड हैप्पीनेस गो टुगेदर। ठीक है, ये जो हैप्पी हॉलीडेज नाम का टर्म है फेस्टिव सीजन के दौरान जिसको बोला जा रहा है, इसका ये आइडिया है कि जो हॉलीडे है और हैप्पीनेस है वो साथ में ही होता है, इसलिए हम हैप्पी हॉलीडेज टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस विल रिमेन क्लोज इन नोएडा, डीएम इशूड हॉलीडे ऑर्डर, नो व्हाट इज द गाइडलाइन। क्यों जैसे ही पढ़ा एक बात समझ में आती है कि भाई ये तो टोन ही अलग है। यहाँ बात करी जा रही है, एक एक्सप्लेनेटरी नेचर है, कुछ की बताया जा रहा है हॉलीडे क्या होता है, होलीडे होता है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके चार्म की बात करी जा रही है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ डीएम जो है नोएडा के, उन्होंने छुट्टी कर दी है। तो ये जो क्यू वाला टोन है ये थोड़ा सा न्यूज वाला टोन है। हाउएवर जो हमारा बाकी पैसेज जो सेंटेंसेस पढ़े हमने अभी तक पैराग्राफ के, उसका टोन कैसा है, थोड़ा सा नॉवेल टाइप का है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव है, कॉन्वर्सेशनल है, इंफॉर्मेटिव है। तो क्यू जो है टोन मैच नहीं कर रहा, तो क्यू को हम इग्नोर कर देंगे। क्यू हमारा यहाँ ऑप्शन है, क्यू हमारा डी ऑप्शन है, मैं इसको इमीडिएटली इसको इग्नोर कर दूंगा। आर क्या कह रहा है, हॉलीडे रश कॉजेस ट्रैफिक जैम ऑन सेवरल रोड्स इन द सिटी। द सिटी आया है, द सिटी कहाँ मेंशन है, नोएडा यहाँ मेंशन है। तो जब हॉलीडे रश की बात करी जा रही है और वो क्या कह रहा है कि वो ट्रैफिक जैम क्रिएट कर देता है शहर के अंदर, कौन से शहर के अंदर, जो हमें नोएडा यहाँ लिखा मिला है अभी तक, जो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं वो यहाँ मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको, जब Q और R साथ में आ रहा है, Q को हम ऑलरेडी काट चुके हैं तो हमें R को भी काटना पड़ेगा। ऑप्शन बचते हैं P एंड S, यानी P और R होगा नहीं, P और S बचता है, तो आंख बंद करके इसको आप मार्क कर दोगे। द वीकेंड्स होल्ड हाई होप्स ऑफ केयर फ्री हॉलीडेइंग, reminding us of Charles Lamb's observation that the prospect of a Sunday is more pleasurable than the Sabbath ही कहते हैं शायद, Sabbath recreations themselves. A holiday is sweet, but the prospect of a holiday is sweeter. अच्छा, देखो समझो क्या कह रहा है कि जो वीकेंड जो होता है वो काफी हाई होप लेके आता है लोगों के लिए। वो याद दिलाता है, क्या दिलाता है, चार्ल्स लैम्स नाम के कोई आदमी होंगे, उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था कि जो हॉलीडे होती है वो खुद तो अच्छी होती ही है, बट ये उम्मीद की छुट्टी आने वाली है वो ज्यादा अच्छा लगता है इंसान को। ठीक है, P एंड S हमारे पास ऑप्शन था, हमने मार्क कर दिया, डन, गुड। हम एग्जाम में अगर आएगा तो हम ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करके आगे निकल जाएंगे। बट अगर मेरी मानो तो S जो सीक्वेंस होगा, S1 होगा, फिर S4 होगा, फिर P होगा, फिर S होगा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, जिसने फ्रेम किया मुझे नहीं पता, हर किसी से दिक्कतें गलतियां हो जाती हैं। तो S4 जो है टेक्निकली S2 है, S3 और S4 जो है आपका P और S हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आता है सेंटेंस में लॉजिकल सीक्वेंस बैठा के। क्योंकि ये जो S वाला लाइन है ये एक अलग सी बात कर रहा है, और जो S1 और S4 जो यहाँ लिखा था S4 और जो P है वो एक बात कर रहा है, वो हैप्पी हॉलीडेज और हॉलीडेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये इसको चाहे एंड सेंटेंस कह लो या एक नया आइडिया इनिशिएट कर लो, ये वैसा हो रहा है। बट एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में P और S मार्क करके आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन में बस ये बता रहा हूं कि S4 में मुझे कुछ अलग से दिखाई दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है, P Q और QR ऑप्शन सेम है, ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ लेते हैं। The sum and variation of our biological wealth known as biodiversity is essential to the future of this planet. ठीक है, जो हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो एसेंशियल है फ्यूचर के, किसके फ्यूचर के, हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के। S4 क्या कह रहा है, इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, प्लेसिंग इट एट द हेल्म टू गाइड द प्लैनेट इन बिकमिंग बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। अच्छा, अभी जो है इंडिया के पास 17% पॉपुलेशन और 17% पूरे ग्लोबल एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इंडिया के पास है, जो इसको ड्राइवर की सीट पे बिठा देता है, यानी हेल्म, पायलट, ड्राइवर सीट जो भी कह लो, जैसे कि वो गाइड कर पाए पूरे प्लैनेट को कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकते हैं। तो ये क्लोजिंग सेंटेंस है हमारा। ऑप्शन कह रहा है कि P हमारा S2 होगा, तो पढ़ लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी वाज स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड एट द यूनाइटेड नेशंस
बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेंट इन मॉन्ट्रियल कनाडा। कह रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करी गई है और कहा गया है कि इंपॉर्टेंस जो है प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को, उसको स्ट्रांगली रखा गया। कहाँ रखा गया? यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, तो S1 के बाद P आता मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों क्या कह रहा है? ऑन बोथ फ्रंट्स। जैसे ही मैंने देखा ऑन बोथ फ्रंट, हमें तो बोथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यानी S1 के बाद Q नहीं आ सकता है। द टीम फाइंड्स वी आर करेंटली ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ रिकमेंडेड प्लैनेटरी बाउंड्रीज। कौन सी टीम भैया, कौन सी टीम? मुझे तो अभी नहीं पता, हम देखते हैं शायद कहीं और हमें मिले कोई टीम के बारे में। तो फिलहाल हमें टीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो P के बाद तो Q नहीं आ सकता, तो मैं A हटा दूंगा। ठीक है, और S1 के बाद भी Q नहीं आ सकता, मैं इस ऑप्शन को हटा दूंगा। तो यानी P हमारा ओपनिंग है, ओपनिंग एज इन S2 है, इतना क्लियर है। P के बाद या तो R आएगा, P के बाद या तो S आएगा। S क्या कह रहा है? एवरी प्लैनेट हैज अ क्लाइमेट, फॉर हेवेंस सेक देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट, रिचर्डसन सेज। फॉर हेवन सेक, ये क्या होता है? ये फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। फ्रस्ट्रेशन, आप गुस्से में खिसिया के बोल रहे हो। फॉर हेवन सेक देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट, हर प्लैनेट के पास अपना क्लाइमेट होता है, इसमें क्या खास बात है? ऐसा रिचर्डसन ने कहा। क्या ये हमारे अभी तक S1, S4 और P का टोन मैच कर रहा है? क्या हम इसको कहीं बैठा पाएंगे कि हमारा टोन ना चेंज हो पैसेज का या पैराग्राफ का? नहीं हो पाएगा, तो S को हटा सकते हैं, बट अभी एक ऑप्शन बचा है ना, R, पढ़ लेते हैं। On December 19, 2022, 188 country representatives adopted an agreement to halt and reverse biodiversity loss by conserving 30% of the world's land and 30% of the world's oceans by 2030, known as a 30-30 pledge. अब ये तो 188 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब छोड़ो, यहाँ बायोडाइवर्सिटी की बात हुई है ना, और एस में तो बायोडाइवर्सिटी की बात हुई नहीं थी। तो जब पहले में बायोडाइवर्सिटी, दूसरे में बायोडाइवर्सिटी, तीसरे में बायोडाइवर्सिटी, चौथे में बायोडाइवर्सिटी, 4 सेंटेंस में जब तुमको बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली मिल रहा है और लॉजिकल फ्लो बैठ जा रहा है, तो हम क्यों ना P और R को लेके सही ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाए। फिर भी ये जो 188 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कहाँ दिखाई दिए होंगे? बिल्कुल सही बात है, ये कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए होंगे, जो हुई है यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जहां पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करी जा रही है। यानी P और R में तो लिंक ऑलरेडी बैठ रहा है, और Q और S को हम नेगेट करके आराम से हटा के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके। देखो मेरा फंडा समझो तुम एक बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जिट मत करना यहाँ से वीडियो। एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो मिक्स क्वेश्चन, पहले ग्रामर का एक क्वेश्चन आ गया, फिर वोकैब का एक क्वेश्चन आ गया, फिर एक PQRS आ गया, फिर आपका एक पैसेज आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, घुमा घुमा के आ रहा है, तो आप एक सही माइंडसेट से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने जब भी बताया अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, उसको मैंने क्या बताया, सीधी बात देखो, पहले आप सॉल्व करो 1 लाइनर क्वेश्चन, यानी ग्रामर, ठीक है, यानी वोकैब। तो ये जो होता है ये 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, यानी एक लाइन में पढ़ा, आपको रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, आपने सॉल्व कर दिया। वैसे ही वोकैब का भी है, एक लाइन में पढ़ा, सॉल्व कर दिया। फिर आता है मल्टीपल लाइन, उसमें क्या क्या आ जाता है आपका? PQRS आ जाता है। ठीक है, PQRS में क्या होता है? आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। PQRS से पहले खैर क्या पढ़ना है आपको, ये देखो, वॉइस या नरेशन। तो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्पीड ठीक है तो ग्रामर के साथ अटेम्प्ट कर लो, अगर स्पीड में कुछ इशू है तो इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, जिसमें आता है PQRS, फिर आता है क्लोज टेस्ट, फिर आता है RC। तो PQRS पहले कर सकते हो, लेकिन अगर रीडिंग में कमजोरी महसूस होती है तो पहले RC वाला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि RC पढ़ने के प्रोसेस में रीडिंग की प्रैक्टिस हो गई, फिर जब PQRS पढ़ा थोड़ा सा वार्म अप हो गया। तो ये मॉक में एक्सपेरिमेंट कर लो कि मेरा RC पहले करने से फायदा हो रहा है कि पहले PQRS, इस बीच में कहीं क्लोज टेस्ट को घुसा दो। तो मेरा जब एग्जाम मैं देता था तो मैं पहले ये कर लेता, जैसे मान लो मेंस था, मेंस से पहले 200 क्वेश्चन आते थे, तो मैं 70-80 क्वेश्चन क्या हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, निपटा देता था। फिर वॉइस नरेशन क्वेश्चन निपटा देता था, वॉइस और नरेशन वाले, ये पूरा जब हो गया तो एक मेजर चंक मेरा खत्म हो जाता था। फिर इत्मीनान से PQRS करता था, फिर क्लोज टेस्ट करता था, फिर RC करता था। तो मेरा एक पूरा चक्कर बढ़िया से खत्म हो जाता था। जो आया अच्छी बात है, जो नहीं आया मार्क फॉर रिव्यू है, अब सेकंड चक्कर में लगाने आता था। बट अब 45 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको आप मॉक में ये एक्सपेरिमेंट कर लेना कि आपको ये इसमें कौन सा जल्दी आंसर प्रोवाइड कर दे जा रहा है। ठीक है, तो केवल इतना है, आंसर मैंने आखिरी में ऐड कर दिया है। ये आपके अलग अलग वीडियोस हैं, देख लो, समझ लो, शेयर कर दो जरूर से वीडियो को दूसरों के साथ,
नया चैनल है, आप शेयर नहीं करोगे तो ग्रो नहीं होगा, आप लाइक नहीं करोगे तो ग्रो नहीं होगा, आप कमेंट नहीं करोगे तो ग्रो नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा तो चैनल आगे जाके मर जाएगा, उसका कुछ हो नहीं पाएगा। तो शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।